नमस्कार मित्रों, मैं राम मोहन उपाध्याय अपने YouTube चैनल वेदिका उपाध्याय में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम लोग करंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। सभी प्रश्न आपकी आगामी परीक्षाओं के दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। हमारा पहला प्रश्न है, किस तिथि को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई संसद भवन राष्ट्र को समर्पित किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा नई संसद भवन का उद्घाटन किस तिथि को किया गया था? तो कब किया गया था? 28 मई 2023 को। 28 मई 2023 को जो है नई संसद भवन राष्ट्र को समर्पित किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। ठीक है। और इस नई संसद भवन का शिलान्यास कब किया गया था? तो 10 दिसंबर 2020 को। 10 दिसंबर 2020 को इस नई संसद भवन का शिलान्यास किया गया था। और इस नई संसद भवन का जो निर्माण है वह सेंट्रल विस्टा परियोजना, सेंट्रल विस्टा परियोजना के अंतर्गत किया गया। सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत किया गया। इसका क्षेत्रफल अगर परीक्षा में पूछा जाए, नई संसद भवन का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो 64,500 वर्ग मीटर जो है यह क्षेत्रफल में जो है इस संसद का निर्माण हुआ है। और यह कुल 4 मंजिला है। अगर इसमें पूछा जाए कि इसके कितने मंजिल हैं, तो कुल 4 मंजिला इस बनाई गई है। और इसमें कुल जो परिव्यय हुआ है, कुल धनराशि जो खर्च हुई है वह 970 करोड़ रुपया, 970 करोड़ रुपया जो इसमें खर्च किया गया है। और इसका निर्माण जो है टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के द्वारा हुआ। टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के द्वारा जो है इसका निर्माण किया गया था। और डिजाइनकार अगर इसका पूछ लिया कि इसका जो है प्रारूप किसने तैयार किया था, इसकी डिजाइन किसने बनाया था, तो यह अहमदाबाद के एक जो है वास्तुविद हैं विमल हसमुख पटेल। किसके द्वारा डिजाइन की गई थी? विमल हसमुख पटेल के द्वारा डिजाइन की गई थी। और यह जो नई संसद भवन है, पुरानी संसद भवन से जो है उसमें उसकी क्षमता जो है बहुत ज़्यादा है। पुरानी संसद भवन में जो है जब लोकसभा और राज्यसभा उसका संयुक्त अधिवेशन होता था तो बैठने की व्यवस्था तक नहीं रह जाती थी। सुरक्षा के दृष्टि से काफ़ी गड़बड़ हो चुकी थी। तो जो नई संसद भवन है इसमें कुल 1272 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था है, जिसमें से कुल 888 लोकसभा के सदस्य बैठ सकते हैं। 384 राज्यसभा के सदस्य बैठ सकते हैं। लोकसभा के सदस्य 888, राज्यसभा के 334 सदस्य। ठीक है। और अगर इसमें देखा जाए कि दर्शक दीर्घा में कितने व्यक्ति बैठ सकते हैं, तो दर्शक दीर्घा में भी कुल 336 से अधिक सदस्यों के बैठने की व्यवस्था है। यह भी पूछा जा सकता है कि लोकसभा की विषय वस्तु किससे प्रभावित है, राज्यसभा की विषय वस्तु किस पे प्रभावित है? तो लोकसभा की विषय वस्तु जो है हमारा राष्ट्रीय पक्षी जो है मोर है। हमारा राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर है। तो राष्ट्रीय पक्षी मोर से इसकी विषय वस्तु प्रभावित है या उस पर आधारित है। और राज्यसभा की विषय वस्तु जो है राष्ट्रीय पुष्प कमल पर आधारित है, कमल। ठीक है। लोकसभा मोर पर आधारित है और राज्यसभा कमल पर आधारित है। और नई संसद भवन का जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उद्घाटन किया गया था, उसको राष्ट्र को समर्पित किया गया था, तो 75 रुपये का एक सिक्का भी उनके द्वारा जारी किया गया था, जिसमें 50% चांदी और 40% तांबा और 5% निकेल, 5% निकिल और 5% जिंक। ठीक है, यह उसमें मिला हुआ है। हमारा दूसरा प्रश्न है। मित्रों, आगे बढ़ने से पूर्व आपसे अनुरोध है, आप वीडियो को देखने के पश्चात चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिसके माध्यम से आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त हो जाए। हमारा दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा
युग्म यहाँ होना चाहिए था, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो ये देखना है कि कुछ शिखर सम्मेलन और उनके आयोजन स्थल के संबंध में पूछा गया है। तो G20 शिखर सम्मेलन 2022, G20 शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ पर हुआ था? तो G20 शिखर सम्मेलन जो कि क्रम में 17वां था, कौन सा था? 17वां था, वह इंडोनेशिया के शहर बाली में हुआ था। तो यह सही है, 15-16 नवंबर 2022 को, 15-16 नवंबर 2022 को बाली में यह आयोजित किया गया था G20 शिखर सम्मेलन, जो कि क्रम में 17वां था। तो विकल्प एक हमारा सही आंसर है। विकल्प बी है संघाई सहयोग संगठन 2022। तो संघाई सहयोग संगठन जो है, यह जो है 2022 का आयोजन हुआ था कहाँ पर? समरकंद में, उज्बेकिस्तान की राजधानी समरकंद में इसका आयोजन हुआ था, यह भी सही है। और यह क्रम में देखा जाए तो 22वें नंबर पर, किस नंबर पे है? 22वें नंबर पर है। ठीक है। इसके बाद हमारा तीसरा है G7 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन। तो G7 शिखर सम्मेलन 2023 जो है यह कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो यह कनाडा में आयोजित नहीं हुआ था, बल्कि यह जापान के शहर हिरोशिमा, जापान के शहर हिरोशिमा में इसका आयोजन किया गया था। इस प्रकार से यह विकल्प गलत है। G7 शिखर सम्मेलन कनाडा में आयोजित न होकर हिरोशिमा में आयोजित किया गया था। तो हमारा सही आंसर, चूंकि पूछा जा सही नहीं है, तो विकल्प सी हमारा सही आंसर होगा। इसके बाद हमारा जो है अगला है क्वाड है, यहाँ पे क्वाड हो गया, क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन। तो क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 और G7 शिखर सम्मेलन 2023 दोनों का आयोजन कहाँ पर किया गया था? दोनों का आयोजन कहाँ पे किया गया था? हिरोशिमा में ही किया गया था। हिरोशिमा में दोनों का आयोजन किया गया था। और मई 2023 में इन सबका आयोजन किया गया था। क्वाड में कुल 4 सदस्य देश हैं, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। भारत, अमेरिका, इंडिया और USA, ठीक है, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ये 4 देश जो है क्वाड में सम्मिलित हैं। अगर पूछा जाए कि G7 में कितने सदस्य, जो 7 सदस्य मेन है, उसमें कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी, इटली, ब्रिटेन, अमेरिका और जापान, ये 7 सदस्य हैं। तो हमारा सही आंसर है विकल्प सी, G7 का शिखर सम्मेलन कनाडा में आयोजित न होकर कहाँ हुआ था? हिरोशिमा में। एक चीज आपको यहाँ पे और बताना चाहूंगा कि जो हमारा G20 शिखर सम्मेलन है, संघाई सहयोग संगठन 2023 का आयोजन होना है, यह भारत में होगा। इसका आयोजन दिल्ली में किया जाएगा और सितंबर के आसपास इसका आयोजन होगा। अगर 2023 पूछा जाए तो सीधे भारत में आ जाइएगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश नाटो का 31वां सदस्य देश बना है? तो नाटो का 31वां सदस्य देश फिनलैंड बना है। विकल्प बी हमारा सही आंसर है। फिनलैंड नाटो का 31वां सदस्य देश बना है। 3 अप्रैल 2023 को, 3 अप्रैल 2023 को ये इसका सदस्य देश बना है। और नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। 4 अप्रैल 1949 को। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी का विस्तार कब तक किया गया है? तो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी का विस्तार जो है 2023 तक किया गया है। 2023 कब? 31 दिसंबर 2024 तक इसका विस्तार किया गया है। और पहले जो इसको टारगेट किया गया था 2022 तक, लेकिन राज्यों की मांग के आधार पर केंद्र सरकार ने इसको जो 31 दिसंबर 2024 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। और इस योजना के तहत सभी शहरी क्षेत्रों में पात्रों को पक्के मकान उपलब्ध कराए जाते हैं। ठीक है,
पहले जब इस योजना की शुरुआत 2015 में जब हुई थी तो इसका जो टारगेट था 31 मार्च 2022, 31 मार्च 2022 था, लेकिन राज्यों की मांग के आधार पर इसको जो है 31 दिसंबर 2024 तक बढ़ा दिया गया। अगर इस कभी कभी पूछ लिया जाता, पुराना भी पूछ लिया जाता, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 2015 में इसकी शुरुआत की गई थी और 31 दिसंबर 2024 तक इसको बढ़ा दिया गया। उद्देश्य क्या है, शहरी क्षेत्रों में पात्रों को पक्के मकान उपलब्ध कराना। हमारा अगला प्रश्न है, किस तिथि को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2000 के नोटों को चलन से वापस लेने का निर्णय लिया? तो 2000 के जो नोट हैं उनको चलन से वापस लेने का निर्णय जो है आरबीआई के द्वारा 19 मई 2023 को किया गया। 19 मई 2023 को आरबीआई ने 2000 के नोटों को चलन से वापस लेने का निर्णय किया। और ऐसा नहीं है कि 19 मई को ही 2000 के नोटों का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, बल्कि अगर किसी व्यक्ति के पास जो है 2000 के नोट पड़े हुए हैं तो वह 30 सितंबर 2023 तक 30 सितंबर 2023 तक इसको बदल सकता है या अपने खाते में जमा कर सकता है। 2000 के नोटों का प्रचलन कब प्रारंभ हुआ था, तो 2000 के नोट हैं उनका प्रचलन जो है 2017 में हुआ था, जब भारत में नोटबंदी की शुरुआत हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है, अमृत भारत स्टेशन योजना, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश के कुल कितने रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प होगा? तो अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत जो है देश के 508 रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प होगा। विकल्प डी हमारा सही आंसर है। वैसे अगर अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत जो देखा जाए तो कुल देश में 1309 रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प होगा, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जब इसका उद्घाटन किया गया है तो उसमें बताया गया कुल 508 रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प होगा, जिसमें कुल 24,700 करोड़ 24,700 करोड़ रुपए का खर्च होगा। ठीक है। और जो उत्तर प्रदेश से हम लोग संबंधित हैं तो उत्तर प्रदेश और राजस्थान में सबसे अधिक 55 स्टेशनों का कायाकल्प होगा। बिहार के 49 स्टेशनों का कायाकल्प होगा। महाराष्ट्र के 44 स्टेशनों का कायाकल्प होगा। और उत्तर प्रदेश में कुल 4500 करोड़ रुपए का परिव्यय किया जाएगा। इसके लिए कुल 4500 करोड़ रुपए का परिव्यय किया जाएगा। 2030 तक वैसे देखा जाए 2030 तक भारत जो है एक ऐसा देश होगा जिसकी रेलवे नेट जीरो उत्सर्जन करने की क्षमता बढ़ जाएगी। तो विकल्प डी 508 हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पे कुछ कथन दिए गए हैं, इनमें सही कथनों का चुनाव करना है। तो पहला कथन है 2024 के लोकसभा के चुनाव के मद्देनजर 26 विपक्षी दलों ने मिलकर इंडिया नाम से एक नया गठबंधन बनाया है। तो यह हमारा सही आंसर है कि जो वर्तमान में एनडीए की सरकार है उसके खिलाफ जो है आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए 26 विपक्षी दलों ने मिलकर एक संगठन बनाया है जिसका नाम है इंडिया। उन्होंने इसका नाम इंडिया रखा। तो विकल्प ए हमारा सही आंसर। विकल्प बी है, इस गठबंधन का गठन बेंगलुरु में किया गया था। तो विपक्षी दलों की जो बैठक बेंगलुरु में आयोजित की गई थी उसमें इसके गठन की घोषणा की गई थी। विकल्प बी भी हमारा सही आंसर है। विकल्प सी है, इंडिया का पूर्ण रूप है इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। तो यह भी हमारा सही, इंडिया का पूर्ण रूप है इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। तो विकल्प डी उपर्युक्त सभी सही है, हमारा सही आंसर होगा। हमारा अगला प्रश्न है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत का कौन सा स्थान है? तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत को जो स्थान प्राप्त हुआ है वह 80वां स्थान प्राप्त हुआ है। 80 नंबर पे भारत है। ठीक है। और इसमें जो है
कुल 192 देशों को इस इंडेक्स में सम्मिलित किया गया था और प्रथम स्थान पर देखा जाए तो सिंगापुर है। सिंगापुर का वीजा जो है सबसे अधिक प्रभावित है। इसके पहले लगातार 5 वर्षों तक जो है जापान नंबर 1 पर बना रहा। जापान का वीजा जो है सबसे प्रभावी वीजा पूरे विश्व में माना जाता था, लेकिन सिंगापुर अब नंबर 1 पे आ गया है। द्वितीय स्थान पे है आपका जर्मनी, मान लीजिए, ठीक है। जर्मनी, इटली और स्पेन 3 देश हैं 190 के स्कोर के साथ। जर्मनी, इटली और स्पेन। जो हमारा जापान है वह अब तीसरे नंबर पर आ गया है। ऑस्ट्रिया है, फ्रांस है, फिनलैंड है, जापान है, ये सब जो है तीसरे नंबर पर है। भारत का 80वां स्थान है। और ये भी पूछा जा सकता है कि बिना वीजा के कितने देशों में यात्रा कर सकते हैं भारत के नागरिक, तो 57 देशों में भारत के नागरिक बिना वीजा की यात्रा कर सकते हैं। अंतिम स्थान अगर पूछ लिया जाए तो अफगानिस्तान का सबसे घटिया या सबसे पुअर जो है वीजा किस देश का है? अफगानिस्तान का है, ठीक है। मित्रों, इस वीडियो में हमने करंट अफेयर्स से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की। सभी प्रश्न आपकी आगामी परीक्षाओं के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। वैसे इस वीडियो को मैंने जो है असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा जो कि विज्ञापन 51 के अंतर्गत आयोजित होने वाली, उसके परिप्रेक्ष्य में बनाया। लेकिन चूंकि करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। आप इस वीडियो को पूरा देखने के पश्चात चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करिएगा। साथ ही साथ अपने सुझावों से भी लाभान्वित कीजिएगा। आप सभी को पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।